नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको सबसे पहले बता दें। बड़ी खबर, रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। 17 दिनों बाद टनल से बाहर निकाला गया विशाल, जो कि हिमाचल से घर पर दिवाली मनाई गई। परिवार और परिजनों में खुशी की लहर इस बीच देखने को मिली। पटाखे फोड़े गए, डीजे की धुनों पर जमकर हर कोई नाचा। दिवाली वाली सुबह टनल में फंसा था विशाल और घर वालों ने दिवाली नहीं तब से मनाई थी, लेकिन आज जब उनके घर का चिराग वापस घर लौटा है तब जाकर घर में दिवाली मनी है। धर्मवीर मंडी से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। धर्मवीर, वो 41 मजदूरों में शामिल था विशाल, जो उस टनल में फंसे हुए थे। अब जब वो घर लौटा है तो किस तरीके का माहौल है, किस तरीके का उत्साह, और दिवाली बताया जा रहा है कि परिवार अब मना रहा है। जी अंजलि, बता दें कि 12 नवंबर यानी दिवाली के दिन ही जो विशाल टनल में फंस गया था 41 मजदूरों के साथ, और हिमाचल के मंडी जिला से इकलौता युवक था विशाल जो यहाँ टनल में फंसा हुआ था। इसके बाद ही पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। और जब बात हुई, किसी माध्यम से बात हुई, तो घर वालों ने राहत की सांस ली और यही शुक्रिया अदा किया कि अभी सुरक्षित 17 दिनों तक ये ऑपरेशन चला, सभी जो मजदूर निकाले गए हैं। फिलहाल अभी बात करें तो घर में जश्न का माहौल है। 12 नवंबर यानी दिवाली के ही दिन ही यह सभी मजदूर फंसे, तो घर वालों ने किसी तरह की दिवाली नहीं मनाई थी। रात को जहां भगवान का शुक्रिया अदा किया गया, भजन कीर्तन किया गया और डीजे की धुनों पे डांस भी किया गया और घर में जो है दिवाली भी मनाई गई और सगे संबंधी भी इस दौरान मौजूद रहे। सभी ने जो है जश्न मनाया। वहीं बता दें कि अभी विशाल के मामा से हमारी बात हुई है तो उन्होंने बताया कि विशाल अभी फिलहाल उत्तराखंड में ही जो है जो अस्पताल है वहां पे उपचाराधीन है और यही संभावना जताई जा रही है कि आज जो है छुट्टी हो सकती है और इसके 2 या 3 दिन में या फिर जब भी वहाँ की जो सरकार है उन्हें घर भेजेगी, विशाल उस दौरान जो है घर पहुंच जाएगा। मामा का यही कहना है, परिजनों का यही कहना है कि विशाल का यहाँ भी जो है भव्य स्वागत किया जाएगा और यहाँ भी एक कार्यक्रम किया जाएगा। जी धर्मवीर, परिवार वालों की मांग है और साथ ही कई लोगों की मांग है कि विशाल को यहीं हिमाचल में ही नौकरी जो है वो यहाँ पर दी जाए। अब वो उसे टनल नहीं जाने देंगे दोबारा उस वहाँ काम पे। जिस तरह के हालात टनल में बने हुए थे तो घर के सभी लोग सहमे हुए थे। खासकर दादी और माँ की हालत जो है इतनी जो दयनीय बनी हुई थी कि इनका रो रो कर बुरा हाल था। दादी का यही कहना है कि अब वे टनल में नहीं भेजेंगे अपने पोते को, क्योंकि अभी विशाल की अगर उम्र की बात करें तो मात्र अभी 21 साल का युवक है और उसके भाई भी वहीं टनल में काम करते हैं। तो पर गनीमत यह थी कि जो विशाल का बड़ा भाई था वह दिवाली की छुट्टियों के लिए घर आया हुआ था, नहीं तो दोनों ही बेटे टनल में फंसे होते तो जो परिजनों की हालत कुछ और होती। तो यही कहना है कि पिछले दिन जो है विधायक भी वहां पहुंचे तो विधायक के समक्ष सीधे तौर पर जो है दादी ने अपनी बात रखी और कहा कि इस बार जो है वे अपने पोते को टनल में नहीं भेजेंगी और यही उनका प्रबंध किया जाए, प्रदेश सरकार यही उनका नौकरी का प्रबंध करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ, 17 दिनों बाद टनल से बाहर निकला विशाल। अब वो अपने घर बहुत जल्द लौटेगा। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, मंडी में फॉरेक्स ट्रेडिंग ठगी मामले से जुड़ी आ रही बड़ी खबर। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 आरोपी मंडी के और एक ऊना का बताया जा रहा है। अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है। एक आरोपी विदेश फरार हो चुका है। फरार आरोपी को भारत लाने की तैयारी है। बता दें आपको, एसपी मंडी सौम्या ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। तो मंडी में फॉरेक्स ट्रेडिंग ठगी मामले से जुड़ी बड़ी खबर। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 3 आरोपी मंडी और एक ऊना का बताया जा रहा है। अब तक 7 लोगों की इस ठगी मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो विदेश भाग चुका है। फरार आरोपी को भारत लाने की तैयारी जो है वो की जा रही है।
ये बड़ी खबर मंडी में फॉरेक्स ट्रेडिंग ठगी मामले से जुड़ी आ रही है। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार अभी किया गया है। कुल मिलाकर अभी 7 हो गए हैं और आपको बता दें अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है। एक आरोपी जो मुख्य आरोपी है वो विदेश भाग चुका है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर क्यों रुक करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। बड़ी और अहम खबर, सुकू सरकार ने लॉन्च गुट को दी जिम्मेदारी। ये बड़ी खबर आ रही है। यशवंत चाजा हिंसा के वाइस चेयरमैन बनाए गए, दूसरी बार हिमाचल प्रदेश में चेयरमैन बने यशवंत। तो होली लॉन्च के बेहद करीबी माने जाते हैं चाटा। तो सुकू सरकार ने होली लॉन्च गुट को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ये बड़ी खबर, दूसरी बार हिमाचल प्रदेश में चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको होता है। होली लॉन्च के बेहद करीबी माने जाते हैं छात्रा। 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की भी तैनाती की गई है। सुकू सरकार ने होली लॉन्च गुट को ये बड़ी जिम्मेदारी यहां पर सौंपी है। यशवंत चाटा के वाइस चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। दूसरी बार हिमाचल प्रदेश में चेयरमैन बने हैं यशवंत। होली लॉन्च के बेहद करीबी माने जाते हैं यशवंत। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर हिमाचल प्रदेश सरकार ने कुछ दिन पहले नई ई व्हीकल स्टार्टअप योजना की शुरुआत की, लेकिन इसके बाद से प्रदेश में इस योजना को लेकर भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी लगातार इस मामले को लेकर सरकार पर हमलावर भी है और इसे चुनावी स्टंट बता रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की ई व्हीकल स्टार्टअप योजना पर सवाल उठाए। कहा कि पिछले हफ्ते राज्य सरकार ने 680 करोड़ के स्वरोजगार स्टार्टअप्स योजना की शुरुआत की। इस तरह के बात सरकार पिछले 9 महीनों से कर रही है। सरकार की ये योजना कब परवान छोड़ेगी ये तो वक्त बताएगा। जयराम के बयान पर सीएम सुकू ने पलटवार किया। क्या कुछ कहा आइए आपको बताते हैं। जो कहा है हरित राज्य, हमने बजट में कहा है कि 2026 तक हिमाचल प्रदेश में जो पोल्यूशन है जो थोड़ा बहुत है उसको भी हम कम करेंगे और ग्रीन स्टेट के रूप में इसको विकसित करेंगे। उसके लिए क्या योजना लाई जाए वो हमारे दिमाग में थी। हमारी सरकार ने कहा था कि 680 करोड़ रुपए की प्रत्येक विधानसभा में 10 करोड़ रुपए की स्टार्टअप योजना का शुभारंभ किया जाएगा और हमने ई व्हीकल के द्वारा पहली स्टार्टअप योजना का शुभारंभ कर दिया है। तो उसमें स्टार्टअप योजना का मतलब है कि कोई अगर निजी व्यक्ति इलेक्ट्रिकल वाहन खरीदना चाहता है तो उसको हमने कहा कि 50% अनुदान दिया जाएगा और उसको एक एश्योर्ड इनकम दी जाएगी कि जो उसकी आय में 3 साल में उसकी ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल फ्री हो जाए। वो क्यों कहा इसको, इस योजना से लोगों में इलेक्ट्रिकल गाड़ी खरीदने के प्रति एक होड़ सी लगे ताकि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में जो 2026 में हमने हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य बनाना है उस दृष्टि से हम आगे बढ़े। उधर आपको बता दें कि बीजेपी महिला मोर्चा मंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में पदाधिकारी और समस्त सदस्य मौजूद रहे। महिला मोर्चा अध्यक्ष अर्चना चौहान की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में विशेष तौर पर सुजानपुर विधानसभा प्रत्याशी और महामंत्री विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में केंद्र और प्रदेश संगठन के आगामी कार्यक्रमों के महिला मोर्चा को जानकारी दी गई। साथ ही महिला मोर्चा को काम करने के निर्देश भी दिए गए। सुजानपुर महिला मोर्चा की आज शनिदेव कोठेड़ा में बैठक हुई जिसमें आगामी कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। जिस प्रकार से हमारी पहली बैठक प्रदेश महिला मोर्चा की जो थी वो शिमला में तय हुई थी और उसी बैठक में जो है वो तय हुआ था कि जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर आप लोगों ने जो है वो बैठकें करनी है। तो हमारी जिला स्तर पर पहली बैठक 23 नवंबर को भाजपा कार्यालय हमीरपुर में हुई थी और उसी के संदर्भ में जो है वो आज महिला मोर्चा सुजानपुर मंडल की पहली बैठक आज शनिदेव कोठेड़ा में की गई। उधर आपको बता दें कि मंडी में 10 दिवसीय गांधी शिल्प बाजार प्रदर्शनी और बिक्री का आयोजन किया जिसमें कि
15 राज्यों के 100 शिल्पकार हस्त निर्मित उत्पादों को बेचने के लिए प्रदर्शनी में पहुंचे हैं। साथ ही 15 राज्यों के शिल्पकार शामिल हैं। इस प्रदर्शनी और बिक्री में रोजमर्रा की चीजें और अन्य प्रकार के ढेरों उत्पाद हैं। वहीं स्थानीय लोगों में भी इस प्रदर्शनी को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग इन उत्पादों को देखने और खरीदने के लिए पटल मैदान पहुंच रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि हस्त निर्मित उत्पादों को खरीदने का ये बेहतरीन मौका है और यहाँ जरूरत का बहुत सा सामान एक ही छत के नीचे मौजूद है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल भारत सरकार द्वारा जो एग्जीबिशन लगाई गई है उसमें हमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। यहाँ पे हम अपना मटेरियल डिस्प्ले कर रहे हैं और हम धन्यवादी हैं कुल्लू ऑफिस के असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट भारत सरकार द्वारा कि उन्होंने कोविड के बाद ये हमें प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है। काफ़ी अच्छी है, काफ़ी नई नई चीज़ें हैं, अलग अलग स्टेट से लोग आए हुए हैं। हमारा हिमाचल का भी काफ़ी है, कुल्लू का है, मंडी का है, खाने के स्टॉल्स हैं, राजस्थानी दिखाई दिया मुझे बाहर एंट्री पे, और पंजाबी जूती वगैरह है। अच्छा है, काफ़ी अच्छा है एक्सप्लोर करने को। बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि इंडियन फार्मर अलायंस की ओर से कृषि और सहायक कार्यों पर आधारित मीटिंग और उन्नत किसान सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनराम शांडिल बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में दरअसल प्राकृतिक कृषि के साथ साथ उन्नत कृषि ही किसानों की आर्थिकी को बेहतर बनाने का उचित माध्यम है। वर्तमान समय में प्राकृतिक खेती के माध्यम से भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। वहीं उपभोक्ताओं को सुरक्षित कृषि उत्पाद उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। एडवांस पॉपुलेशन इज एक्सपेंडिंग, बड़े पैमाने पे पॉपुलेशन हो रही है, उसको नहीं देखिए। मैं जानता हूँ ये भी मेरी का पॉइंट है कि भैया अगर हम ये नहीं करेंगे घंटा तो भाई हम कितने लोगों को कैसे खाना खिलाएंगे। यही तो डिबेट थी जो हमारे अपने देवदत्त जी कहते थे कि नहीं, अगर हम बिल्कुल ठीक तरीके से नेचुरल फार्मिंग करेंगे तब भी हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकते। तो इस डिबेट को तो आप लोग अपने बीच में रखिए, बट एनी सच डिजास्टर डजंट हैपन अगेन। जो हमने अभी एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया है, ये बहुत डार्केस्ट पीरियड था। एक रात तो हम सारा शिमला ही सोया नहीं शायद। उधर सीटू के बैनर तले पूरे प्रदेश के मजदूरों का चौड़ा मैदान में 3 दिवसीय महापड़ाव का अंतिम दिन था। आपको बता दें कि इन पड़ाव में प्रदर्शनकारियों ने मजदूरों का न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए घोषित योजना वापस लेने और मांगों को लेकर हुआ। सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा और साथ ही महासचिव प्रेम गौतम ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है, जिससे मजदूरों और किसानों का शोषण हो रहा है। वहीं 3 दिवसीय महापड़ाव में हिमाचल प्रदेश के हजारों मजदूर और किसान शामिल हुए। जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे देश के अंदर 3 दिन का महापड़ाव चल रहा है और केंद्रीय ट्रेड यूनियन हैं और जो संयुक्त किसान मंच है उसके आह्वान पर ये महापड़ाव हो रहा है। केंद्र की जो मोदी सरकार है वो वर्ष 2014 से ही लगातार मजदूरों और किसानों के खिलाफ नीतियां बनाती रही है। 2020 में आपने ऐतिहासिक किसान आंदोलन भी देखा था और 2020 में ही आपने एक ऐतिहासिक मजदूरों की हड़ताल देखी। आप सबको मालूम है कि जिस तरीके से मोदी सरकार कॉरपोरेट और पूंजीपति औद्योगिक घराने जो हैं उसके पक्ष में नीतियां बना रही है, लगातार मजदूरों पर हमला बढ़ रहा है। 44 श्रम कानून जो थे उनको ख़त्म करके 4 लेबर कोड जिस तरीके से बनाए हैं, ये लेबर कोड जो है बंधुआ मजदूरी की स्थिति में जो है मजदूरों को डाल देंगे। गुलामी की स्थिति में मजदूर चले जाएंगे, हड़ताल तक वो कर नहीं पाएंगे। जो लेबर ऑफिसेज हैं उनका अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा और 8 घंटे की ड्यूटी को 12 घंटे करने की जो बात है, इसके साथ साथ जो सामाजिक सुरक्षा है पूरी मजदूरों की वो खत्म हो रही है। और चलिए इसी के साथ पहाड़ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।